तो बीजेपी संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाने को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम को लेकर के चर्चा जोरों पर है और इसी का नाम सामने आने के बाद फिलहाल ये कयास लगाए जाने लगे थे कि सीएम योगी को क्या मिलेगा तोहफा और 2024 की ये तैयारी और योगी का कद बढ़ाने पर लगातार मंथन जारी है। ब्रेक में जाने से पहले तमाम सारे सवालों के हमने जवाब लिया हुए मेहमानों से डीआर साहू जी, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरा आपसे सवाल है, जब बात की जाती है, जब राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर के उसके परिप्रेक्ष्य में MY फैक्टर 2022 के चुनाव में खूब चला, मोदी और योगी फैक्टर, M फैक्टर तो सबने देख लिया, अब इस Y फैक्टर को कहीं ना कहीं और राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े पैमाने पर लाने की एक नायाब कोशिश। देखिए, मैं तो अभी इसको कह सकते हैं कि एक स्पेकुलेशन है, इसको हम कयास लगा सकते हैं, लेकिन अभी भी योगी जी को आप उस तरह की स्थिति में लाने के लिए हम तो कह सकते समय अभी बाकी है। और जहाँ तक ये कहने की मतलब है कि आप सीधे सीधे योगी जी की को एक सक्सेसर के रूप में मोदी जी के सामने रख रहे हैं, ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। बात वो नहीं है, बात ये कि राजनीतिक संगठन के रूप में, राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी का जो एक बेस्ट परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, इसकी वजह बहुत है। वजह ये है कि एक संगठन बहुत मजबूत है और उसकी मजबूत होने की पीछे पृष्ठभूमि है, इतिहास है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और उसके साथ बहुत सारे छात्र संगठन है, विद्यार्थी को लेके, सारे लोगों को लेके, ABVP से लेके सब। और दूसरा है कि नेतृत्व की बात करें, किसी भी आंदोलन को यदि हम पढ़ते हैं तो पढ़ाते हैं तो आंदोलन में 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु होती है। संगठन होना जरूरी है, संगठन की मजबूती बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके बाद नेतृत्व और करिश्माई नेतृत्व की बात है, तीसरा है कि सहभागिता और उसके साथ साथ एक विचारधारा। तो इस तरह की 4-5 बिंदुओं में यदि आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अब एक राजनीतिक दल के रूप में सबसे बेहतर कर रहे हैं और उनका उत्साह भी बढ़ा हुआ है। और जहां तक उसी को यदि अपोजिट में देखें, 84 के बाद कांग्रेस की जो संगठनिक ढांचा है किस तरह से धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और उसके आधार पे आपने देखा होगा कि क्षेत्रीय दलों की बात करें तो अखिलेश जी को भले ही आप कहेंगे कि एक अपोजिशन पार्टी के रूप में यहाँ पे उत्तर प्रदेश में देखा गया, लेकिन उसमें भी आपने देखा होगा कि उनकी एक राजनीतिक दल के रूप में, क्षेत्रीय दल के रूप में जो एक होना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं लोगों की इसमें टिप्पणी भी है। तो और जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी एक ज़माने में एक राष्ट्रीय दल के रूप में उभरता हुआ एक राजनीतिक दल हुआ करता था, वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म है। तो कहने की मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के एक दल के रूप में उनके सामने कोई है नहीं, तो इसलिए मोदी और योगी, तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है, ये एक बड़ा कंफर्टेबल तरीके से हम बताते हैं, लेकिन इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रीय दल के रूप में आज आने वाले समय में एक युवा दल, जिसको हम आप आदमी पार्टी कहते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतर प्रदर्शन भी धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। वो कई राज्यों में देखा जा सकता है जहां पर कांग्रेस का जनाधार कम हुआ, वहां पर उन राज्यों में देखा जा सकता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अनीता जी, जिस तरीके से बीजेपी के बढ़ते जनाधार को लेकर के बात की, शीर्ष नेतृत्व को लेकर के बात की, तो आज साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आज सीएम योगी को कोई तोहफा मिल सकता है। ये सारी की सारी कवायद उसको लेकर के चल रही है और योगी का कद बढ़ाने को लेकर के मंथन चल रहा है। देखिए आलोक जी, मैंने सबसे पहले यही बात कही है कि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, कार्यकर्ता कोई भी, मैंने कहा कोई भी कार्यकर्ता हो वो नीचे से ऊपर तक पहुंच सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, यानी कि भूमिका बनाने की कोशिश की जा रही है। भूमिका बात, मैंने कहा ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कौन कहाँ कब, ये संगठन तय करता है, संगठन तय करेगा, और जहाँ जाके इनाम मिलना ऐसा कुछ नहीं। हमारे संगठनात्मक सब कार्यकर्ता है और सब भूमिका की मैंने बात इसलिए की क्योंकि अब देखिए हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, देखिए अब आप लोगों ने वहां पर काम शुरू कर दिया पूरा, और कुछ होता है तभी तो पहले से सारी चीजें सामने आती, इसलिए मैंने ये सवाल किया। देखिए हमारे यहाँ काम तो आप देखिए, आप खुद ही बोल चुके हैं कि 24 घंटे 7 दिन करते हैं हम लोग, काम तो हम लोग कार्यकर्ता ही हैं, तो कार्यकर्ता काम करेगा ही करेगा। और जहां तक पार्टी का डिसीजन है वो पार्टी तय करेगी, संगठन तय करेगा किसको कहाँ बनाना है। लेकिन ये बिल्कुल संभव है, ये संभव इसलिए है कि कोई भी कार्यकर्ता XYZ जो भी काम करता है वो कहीं भी पहुंच सकता है, संसदीय बोर्ड में पहुंच सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, सब बन सकते हैं। ये कोई परिवार की पार्टी नहीं है, किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जनता के साथ जुड़ी है, जनता की पार्टी है। और हम सब जो है जनता के साथ जुड़े, जनता के साथ खड़े हैं, और जनता को हम पे भरोसा है, हमें जनता पे भरोसा है। और उसी भरोसे के नाते हम लोग फिर दोबारा उत्तर प्रदेश में आए हैं, इतनी विपरीत परिस्थितियों में आए हैं, और सब लोग, जबकि देखिए
देखिए बीजेपी वर्सेस ऑल चल रहा था उसके बाद, लेकिन इसका मतलब जनता को पूरा भरोसा है और हम जनता को हम पे चलिए, भरोसा, जब आपने हमें उन पे जनता के भरोसे की बात की, जावेद जी देखिए किस तरीके से मुस्कुरा रहे थे। जावेद जी, अब अगर आपको लगता है कि आप हरा देंगे बीजेपी, तो फिर क्या फार्मूला है, जरा बताइए फिर। यहाँ फार्मूले की कोई बात नहीं है, और कोई फार्मूला होगा तो कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी को क्यों बताएगी, वो अपनी रणनीति पर काम करेगी जी। लेकिन जिस बात पर चर्चा हो रही योगी जी के कद पर, निश्चित रूप से योगी जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने उनके चेहरे पर जनादेश दिया है, योगी जी ने अपनी पार्टी को गिफ्ट दिया है। तो अब योगी जी को अगर उनका संगठन, उनकी पार्टी रिटर्न गिफ्ट कर रही है दोबारा सत्ता में ले आने पर जी, तो योगी जी को भी चाहिए कि जिस जनता के जनादेश पर उनका कद बढ़ा है तो वो महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध जनता को रिटर्न गिफ्ट कब देंगे। सवाल ये है, विपक्ष का काम यही है, ठीक है आपका कद बढ़ा है, लेकिन आपका कद बढ़ने से वो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को इंसाफ नहीं मिलेगा, महंगाई से राहत नहीं मिलेगी, बेरोजगारी से राहत नहीं मिलेगी, संविदा कर्मी 9-9 महीने से वेतन नहीं पा रहे हैं। स्थिति यह है कि कई संविदा कर्मी ऐसे हैं जो मेडिकल कॉलेजों से जुड़े, उनको आत्महत्या करनी पड़ी इसी योगी जी के आप तो शासनकाल ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपकी सरकार में सबको नौकरी मिली हुई थी, सब लोग रोजगार थे, हमारी सरकार आते सबको बेरोजगार कर दिया, सबको संविदा में लगा। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, एक बात सुन लीजिए, संविदा में पहले भी लोग होते थे, संविदा में अब भी है, पहले भी नौकरी, सरकारी नौकरी सबको नहीं मिला करती थी पहले, ऐसा देखिए जावेद जी बात वो करिए जो जुनून हो, आप लोग बात जुनून नहीं करते, इसी बात में दिक्कत है। बिल्कुल आप तो ऐसे बात करते हो, जब आपकी सरकार थी तो आपने बिल्कुल सबको नौकरियां दे रखी थी, किसी को संविदा पे नौकरी नहीं दी, हमारी सरकार ने आते सबको संविदा पे नौकरी लगा दी, सबने नौकरियों को हटा दी। कैसी बातें करते हैं आप? देखिए जो सरकार सबसे पहले रोजगार हम लोग दे रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। आप देखिए आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, अपने अल्ले मोहल्ले देख लीजिए तो कोई ना कोई रोजगार ना कर रहा हो। रोजगार देने की बात होती है, योजनाओं को लागू करने की बात होती है, जो हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आप हमेशा ये बात संविदा में नौकरी है, नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार है, बहुत बेकार की बातें समझते हैं। आपकी सरकार रही है, 5 साल रही है पूरा, हमसे पहले आप ही की सरकार थी, क्या किया आपने? आपकी जनता ने आपको आईना दिखाया, उसके बाद आप इस तरह की बातें करो, गलत बात है। सेंटर बनाया, आप देखिए 120 एकड़ जमीन है, जितना आज विकास कार्य हमारी सरकार में हो रहा है, शायद विकास कार्य कभी नहीं हुआ। आज अपराधी जो है जो जेल में उत्तर प्रदेश सीमा के बाद है, अपराधियों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं हम। आज लड़कियों के जो बलात्कार होते थे, लड़कियां स्कूल नहीं पढ़ने जा पाती थी। आप लोग एक जात पात में लोगों को बांट दिए थे, दंगे फसाद होते थे, पलायन होता था लोगों का, उससे लोगों को शांति है, कम से कम आज शांति है। चलिए जावेद जी ने अपनी बात रख दी, मैं जरा विपक्ष के तौर पर अगर उमा शंकर जी के पास भी आ रहा हूं। उमा शंकर जी, जावेद जी आ रहा हूं। उमा शंकर जी ने तो तमाम सारे चीजों को लेकर के अगर बात करें तो एक विपक्ष के तौर पर आप किन किन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरेंगे, सीधी सी बात में आपसे जानना चाहूंगा उमा शंकर जी। देखिए आलोक जी, अभी तो नई नई सरकार बनी है, सरकार को अपना काम करने देना चाहिए, लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जैसे महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी ने 31 मार्च से 7 अप्रैल तक लगातार 3 चरणों में अभी प्रदर्शन किया। दूसरी बात, मेरा जो छोटा सा अनुभव कहता है कि भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के नेताओं का जब कद बढ़ता है तो उनकी दुर्दशा हो जाती है, जैसा कि कल्याण सिंह जी के साथ हुआ था कि उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी का कद बहुत बढ़ गया था, और फिर जो हुआ कि कल्याण सिंह को पार्टी से निष्कासित भी किया गया और कल्याण सिंह को पार्टी छोड़ के जाना भी पड़ा था। और दूसरी बात, मेरी बहन अनीता जी कह रही थी, जिस दिन अनीता जी को कुछ मिलेगा उस दिन मुझे लगेगा कि हाँ, कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी में पूरा सम्मान है। लेकिन जहां तक योगी आदित्यनाथ जी की बात है, जितना इतिहास में जानता हूं आलोक जी, योगी आदित्यनाथ जी स्वयं एक वंश परंपरा से आते हैं, अवैधनाथ जी के भतीजे हैं, जो सांसद हुआ करते थे गोरखपुर से। इनके भतीजे हैं और तमाम लोग, सुन लीजिए अनीता जी, तमाम लोग उस
मठ में योग्य लोग थे उनको दरकिनार करके महंत अवैधनाथ जी ने योगी आदित्यनाथ जी को वहां का मठाधीश बना दिया। और भाजपा में भी तमाम योग्य लोग गोरखपुर में पड़े थे, उनको किनारे करके चलिए फिलहाल जिसको मौका मिला और उन्होंने अपना काम करके दिखाया। लोकसभा का चुनाव लड़ाया ठीक है सुशील दुबे जी, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को लेकर के, सांसदी को लेकर के बात करें, 5 बार सांसद रहे, लेकिन जब अब बात करें प्रदेश की राजनीति में जब आए तब उनका लोगों से खास इंटरेक्शन रहा और ये चीज लोग भी काफी सराह रहे और उसका फायदा भी मिला। आलोक जी, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजू जी, चंद्रशेखर जी, बाल बाल बचे वरना मुलायम सिंह जी होते इस लिस्ट में, और गुजरात से आके बनारस से एमपी करके पीएम होने वाले मोदी जी, ये सब उत्तर प्रदेश से ही पीएम आ रहे हैं लगभग। मुझे लगता है कि 24 की जो बारात चढ़ने जा रही बीजेपी की, उसमें योगी जी को भी कोई नहीं, वो बारात से पहले मेडिकोर पेडिकोर क्या वो नहीं करते जो सजाते दिलाते हैं। तो जो आज की जो बैठक है शाम की, मुझे लगता है कि ये योगी जी को दिल्ली की राजनीति में सजाने धजाने की तैयारी हो रही है जी, क्योंकि योगी जी का कद इस चुनाव के बाद बहुत बड़ा हो चुका। और सच बात एक और भी है, डे वन से योगी जी उसी चप्पल में, उसी शाल में, उसी कुर्ते में, उसी लुंगी में, उसी जो भी पहनते हैं उसमें हैं। लेकिन एक दिक्कत आ रही है यहाँ पर, योगी जी ये नहीं कह सकते, योगी जी वो सब कुछ है, सब बातें हैं, आने वाले वक्त में दोबारा पीएम सीएम बन गए हैं तो और भी चीज़ें और अच्छी होंगी और पॉजिटिव होंगी। जैसे किसी मस्जिद पर ज़बरदस्ती भगवा झंडा नहीं टांगा जाएगा, जैसे किसी योगी जी ये नहीं कह सकते मोदी जी के तरीके से कि कबीर जी, नानक जी और वैद्यनाथ जी ने एक साथ एक दिन पर यहाँ पर मंत्रणा की थी। योगी जी इस टाइप की बातें नहीं कर सकते हैं जो अक्सर मोदी जी, जो इसके लिए वो मशहूर हैं और मोदी जी किया करते हैं। इसके पीछे भी उनकी स्ट्रेटजी है। जैसे अमित शाह कहते हैं 12वीं के बाद, इंटर के बाद 12वीं करेंगे, योगी जी सरल, बस योगी जी अगर ये सब चीज़ें सीख लेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें उनके लिए दिल्ली के लिए और प्लस हो जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है आज की तारीख में योगी जी को दिल्ली बुला रही है। और ये जो अभी उमाशंकर जी ने कहा, वो जमाना था, वो कल्याण सिंह का जो हर्ष हुआ, सब बातें हुई, ऐसे तो हर्ष शिवपाल का भी हुआ, पूरी कई बार पार्टी चलाई, अपनी पार्टी बनाई, चुनाव लड़े तो कहाँ आ गए सब, याद आज वो जूनियर लाड़के अडवाणी होकर रह गए। लेकिन आने वाले वक्त में बीजेपी, पूरी बीजेपी, इंटायर बीजेपी, संघ से लेके पूरी बीजेपी योगी जी में एक संभावना देख रही है। वो आने वाले वक्त में संभावना, बिल्कुल इस संभावना से नकारा नहीं जा सकता। डीआर साहू जी, लगातार जो संभावनाएं हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से काम किया, और भाषा की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से वो संयमित भाषा का उन्होंने इस्तेमाल कर दिया, एक आध मामले सामने आ सकते हैं, और लेकिन इन सब के बीच एक संघ का जो समर्थन है, जो साथ है, जो विश्वास है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें एक अहम योगदान है इसका। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप योगी जी को मुख्यमंत्री से पहले माननीय योगी जी को देखिए और योगी जी को मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद देखिए, तो उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से इनको एक चेहरे के रूप में भारतीय समाज में लोगों ने इनको एक प्रशंसा किया और उनको एक स्टार पर्सनालिटी के रूप में लिया। और वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी की तरह है कि एक मोदी जी की तरह योगी जी का भी स्टार परफॉर्मर के रूप में पूरे भारतवर्ष में लोग उत्सुकता से देखते हैं। उनकी कपड़ों से देखिए, उनकी तरीके से देखिए, चाहे जो भी करिए, तो ये कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व चेहरा, हिंदू चेहरा, और उसमें थोड़ी सी एग्रेशन भी है। जैसे कि आपने देखा होगा 2019 की चुनाव में उन्होंने अपने 2022 की चुनाव में आपने देखा होगा बुलडोजर चुनाव से पहले भी कहे, और बुलडोजर चुनाव के बाद भी किसी के घर में रह जाता है तो तुरंत वो सरेंडर भी कर रहा है, अखबार में भी देख रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक आकांक्षाएं, जो कि लोगों की, आम जनता की जो आकांक्षाएं हैं और एक मॉडल, रोल मॉडल की तरह होता है, उसमें योगी जी फिट बैठ रहे हैं। और एक उनकी जो सहज ज़िंदगी है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक लोग पौराणिक प्रथा, मतलब समय को चले जाते हैं कि भाई हो सकता है कि एक अवतार के रूप में वो आए हैं, हमारे देश को संभालेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारे चीज़ एक नैरेटिव और कह सकते हैं कि आम लोगों से जब अगर जुड़ाव होता है, बनाया भी जा रहा है।
तो साफ तौर पर देखा जा सकता है। जावेद जी, कुल मिलाकर के जब बात जीत हार की हो रही है, विपक्षी खेमे के सामने चुनौतियों की बात हो रही है, तो आपके यहाँ जो अंदरूनी गुटबाजी है, जो गुटबाजी कहें या आप, तो वो खुल करके सामने आ गई, इससे ही आप लोग बाहर नहीं हो पा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। अच्छा, क्या ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नहीं है? नहीं, बनारस आप में अपने यहाँ की योगी बताइए, जी- गुटबाजी के लिए बैठी है नहीं, नेताजी दूसरे- जवाब देने नहीं, के वो भी लिए। सुन लीजिए ना आलोक भाई, आप ही से वो भी तो सुन सर सवाल लीजिए पूछा। कि मोदी जी के पोस्टर में योगी जी नहीं और लखनऊ में योगी जी की होर्डिंग में मोदी जी नहीं। आप बताइए कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इनको बर्दाश्त करेंगे योगी जी को? वो हाँ। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल तो योगी जी अपने 52 के मंत्रिमंडल में एक मंत्री अपना बना पाए, अपना संवैधानिक अधिकार वो सुरक्षित नहीं रख पाए। गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस और गोरक्षा पीठ का पहली बार कुछ तारतम्य समन्वय बना है, वो कितने दिन चलेगा? अभी योगी जी को आरएसएस कितने अच्छा, जरा दिन ये भी उपयोग बता करेगा? दीजिए, जब आप तमाम सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, मैं आप ही के पास आ रहा हूं जावेद जी। शिवपाल जी किस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं तैयार हम, और आजम खान के स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा है कि अखिलेश जी किस तरीके से एक बार बस हाल लेने नहीं आए, उन्होंने तो अपने कार्यकर्ताओं के पास बदबू आती, इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया है। वो देखिए, और आप सवाल पोस्टर पे उठा रहे हैं। नहीं, आज भी मेरी सुबह बात हुई है। हाँ। उसके बाद 2 चैनल पर डिबेट पे भी थे। उन्होंने कहा ये मेरा व्यक्तिगत दर्द था। अच्छा। वो आजम साहब का दर्द नहीं, अब्दुल्ला आजम साहब का दर्द नहीं। हाँ। वो पार्टी के फोरम में, मीटिंगों में लगातार आ रहे हैं। उन्होंने उसके लिए कहा भी, चैनलों पे भी कहा मेरी व्यक्तिगत बातचीत के बाद, कि उन्होंने कहा लगातार कि वो मेरा व्यक्तिगत, हो सकता है कहीं किसी का दर्द हो जी। प्रसाद मियां ने अपनी जिला कमेटी की मीटिंग में अपना दर्द बयान किया, उसको ले हुए अच्छा, लोग। डीआर साहू जी, मैं इस सवाल का जवाब जरा आपसे चाहूंगा। अगर मैं पूछूंगा तो मैं बायस होकर के लगेगा कि आप पब्लिक फोरम में आप कैसे जवाब दे सकते हैं पर्सनल? आप ये तो पब्लिक फोरम में आपने कहा ना सारी चीजें, और वो कह रहे हैं हमारी पर्सनल बात हुई, पर्सनल कैसे हो सकता है? बिल्कुल पर्सनल नहीं हो सकता है, क्योंकि जब ये पब्लिक स्फीयर में, सार्वजनिक क्षेत्र में ये सारे बातें आती है तो उसमें जवाबदेही तो देना पड़ेगा। जवाबदेही तो उसकी उम्मीद होती है कि लोग उम्मीद करते हैं कि आप इसके ऊपर अपनी बात रखें। बात वो नहीं है कि बात वो है कि उत्तर प्रदेश हो या चाहे भारतवर्ष में जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें मजबूत संगठन, मजबूत राजनीतिक दल के रूप में ये सरकार जो चला रहे हैं, वो चाहे राज्य में हो, केंद्र में है। मैंने अभी देखा एक जेपी नड्डा साहब किसी कार्यकर्ता के घर में जाके वो लगा रहे हैं, उनका नेम प्लेट लगा रहे हैं। तो उनका ये एक संदेश है कि भाई हम लोग कार्यकर्ता की तरह हम किसी के जाके भी काम कर सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष होने के बावजूद भी हम जाके किसी कार्यकर्ता के घर में अपना नेम प्लेट, उनका नेम प्लेट को हम लगा सकते हैं। तो ये मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि भाई हम कोई बड़े नहीं है, कोई छोटे नहीं है, छोटे भी बड़े हो सकते हैं, बड़े छोटे हो। ये सारे चीज़ें जो है कहीं ना कहीं लोगों को लुभाने के लिए किया जा रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं बात होती है, लोग उससे इंप्रेस होते हैं, और उसके आधार पे लोग उनकी राजनीतिक दलों की तरफ खींचे आते हैं। अब उसी के अपोजिट में देखिए और सारे राजनीतिक दल जो विपक्ष में है, जिनको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, इतनी बेहतर भूमिका के लिए उत्तर प्रदेश में 2022 में समाजवादी पार्टी को इतने दिया है, ये तो एक बेहतर है। ये तो लोकतंत्र की एक बेहतर मतलब एक निशाना है कि भाई इतने सारे लोग आप आए हैं व्यवस्थित रूप में, जो हमारी विधानसभा में कार्य में बहुत अच्छे से घेरिए सरकार को, एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा बनाए, तो इसको काम करना चाहिए। अच्छे से घेरते हैं। तो भाई विपक्ष का ये आरोप है अनीता जी कि हम सवाल उठाते हैं, हमें जवाब नहीं मिलता है, माकूल जवाब नहीं मिलता है। देखिए ऐसा आप लोग साथ लेकर के नहीं चलते, कहते तो हम हैं कि हम विपक्ष को साथ लेकर के चलेंगे जी। आप देखिए, अब ये जवाब जावेद जी और उमाशंकर जी दोनों लोग सुनेंगे जी। सुन लीजिए आलोक जी, जब हमारी विधानसभा चलती है तो ये वॉकआउट हो जाते हैं, जब हमारे महाजन तो ये चक्कर के सामने आते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, और ये पीठ पीछे बोलना चाहते हैं। अरे सामने बोल। और सबसे बात है इनकी, अभी आपने इनसे सवाल पूछा, इन्होंने कह दिया बात पर, अरे भारतीय जनता पार्टी आप अपने से मुकाबला करते हो, आपकी एक परिवारवादी पार्टी है, हमारी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जमीन आसमान इसी में फर्क है। और आप देखिए वहां पे, आप देखिए पूरा कुंबा है, और एक ही चीज को आगे बढ़, यहाँ पे कम से कम कार्यकर्ता, देखिए फिर आप गलत बोल रहे हैं। हमने क्या कहा ना, आप हमारी पार्टी से तुलना करते तो हर तरह से तुलना करिए ना, आप ऐसी तुलना मत करिए जो गलत हो। और सीधी सी बात है, आपको विपक्ष की भूमिका अगर मिली है तो विपक्ष आप निष्पक्ष होकर करिए, आप निष्पक्ष होकर विपक्ष में आइए, आपको हर बात का जवाब मिलेगा। आपको सत्ता पक्ष से आप सवाल पूछेंगे, आपको हर
करेंगे चीज उस का सदन जवाब में। मिलेगा। सदन को आप विधानसभा से बार-बार वॉकआउट स्थगित मत करेंगे। होइए, आप जनता कम से के कम मुद्दों सामने पर आके बहन बात अनीता करिए, जी, लेकिन नहीं, आप लोग अपने हमेशा विधायकों से कहिए, अपनी सरकार से आप लोग की कहिए आदत है कि जो आप लोग जब तारांकित विधानसभा अतारांकित बुलाएंगे किसी आप वहाँ पे तरीके का हंगामा प्रश्न हो, करेंगे, जो वॉकआउट हो 0 जाएंगे, कोई आवर में प्रश्न नहीं आवे, करेंगे, कुछ नहीं मंत्री करेंगे, आपके और बाहर तैयारी आके करके कहेंगे आए कि सत्ता और पक्ष ये उस कर पर रहा है। जवाब ये दें। सब बहुत जब सी ऐसी जवाब चीजें हैं देने जो से जनता आप को मालूम है, बचेंगे जनता तो मूर्ख सदन नहीं है, का जनता बहुत वॉकआउट होगा। समझदार है, और क्या और जनता को बताइए आप कि गुमराह सदन का नहीं कर वॉकआउट सकते, ये बात मान भारतीय लीजिए। जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं किया। चलिए जो इसीलिए आप करती है ना भारतीय वॉकआउट जनता पार्टी ने जो विपक्षी किया, जो पार्टी, नहीं किया, उसने कि सबक आप भी लिया। सरकार से उमा शंकर जी, आपको मैं आपके पास आ रहा हूं। कुल सवालों के मिलाकर जवाब के नहीं अब मिले। मैं आगे की रणनीति की अगर बात करूं, आगे के काम को लेकर के बात करूं, अभी जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर आप लोग अपने लिए किस तरीके के अवसर देख पा रहे हैं और किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप बाकी से इस सवाल का जवाब दें। देखिए आलोक जी, निश्चित रूप से 5 राज्यों की हार ने कांग्रेस पार्टी को निराश किया। हमें ऐसे परिणाम की बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी और पार्टी ने इससे सबक भी लिया है। पार्टी ने तत्काल इस हार का पूरी ईमानदारी के साथ समीक्षा बैठक किया और आपने देखा कि 5 में से 3 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर डिक्लेयर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी सीएलपी लीडर डिक्लेयर हो गया है और जल्दी ही नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी और फिर संगठन पर काम होगा। जहां तक जनता के मुद्दों की बात है, इसमें आलोक जी मैं पूरी दृढ़ता के साथ ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जनता के मुद्दों पर सड़क पर थी। प्रियंका गांधी जी जनता के मुद्दों पर सड़क पर थी और किस तरीके से उनको रोकने का प्रयास योगी जी ने किया वो भी हम सब ने देखा। हाँ, ये जरूर है कि इस बार के चुनाव में महंगाई मुद्दा नहीं बन पाया, बेरोजगारी मुद्दा नहीं बन पाया, तमाम तरीके के जो भ्रष्टाचार थे, बिजली विभाग से लेके होमगार्ड से लेके तमाम घोटाले हुए, वो मुद्दा नहीं बन पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ने जो एक नैरेटिव क्रिएट किया था उसका परसेप्शन नफरत वाला इतना स्ट्रांग था कि उसने ना चाहते हुए भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, नाराज होकर वोट दिया। अब मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता। सुन लीजिए अनीता जी, इस तरह की बातें करेंगे अनीता और जी, जनता सुन मान लीजिए। जाएगी। आप अपने यहाँ देखिए, आपके सारे लोग लीजिए। पार्टी को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कितने लोग, आपकी पार्टी टूट चुकी है, आप जा सुन चुकी लीजिए। है। आपके पास केवल एक आप गांधी सुन लीजिए। परिवार रह गया, सोनिया राहुल के अलावा प्रियंका गांधी। आप ये बताइए सुनेंगे। किस कार्यकर्ता को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं, किस कार्यकर्ता को आप प्रदेश सुन अध्यक्ष बना सकते हैं। आप सबसे बड़ा होता है आपके, आप एक जो गांधी परिवार में सिमटा हुआ है वही सारा नतीजा है। जनता इसको अच्छे समझती है। अब जनता चाहती है कि जनता के बीच में से कोई आए पार्टी में, लोकतंत्र व्यवस्था चाहती है। भाई उमा शंकर जी, मैं बीच में नहीं बोलूंगा क्योंकि आपने बोला अनीता बहन, अब भाई बहन के बीच में मैं क्या बोलूं भाई जी। व्यवस्था को आप लाइए सामने, निष्पक्ष लोक व्यवस्था लाइए, स्वच्छ लोक जी चलिए, अब सवाल किया तो जवाब तो जल्दी से दे दीजिए उमा शंकर जी, जल्दी। ठीक है, जल्दी से। लोकतंत्र नहीं स्वच्छ बहन के लिए भाई का सवाल जी। नहीं, हमारे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं। हाँ, पार्टी मैंने से बोला, कोई पब्लिक दो फोरम राय में नहीं। बोला, भाई लेकिन अनीता हाँ, बहन ये बात देखिए, है, ये हमारे से मतभेद अब है, अनीता मनभेद बहन नहीं के है। सवाल का जवाब मैंने दे आपको दीजिए बता जल्दी से। रही, अब मौका तो हमारे दीजिए भाई को जी। मतभेद है, मनभेद नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब इस सवाल का जवाब जल्दी से जी। देखिए अनीता जी, मैं उनके दर्द को समझता हूं कि बहन हमारी 3-4 सालों से चैनलों पे बोल रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनको इस लायक नहीं समझा कि कहीं पर ऐसा नहीं है। प्रमोशन हो गया उसका, बताइए अनीता जी, बताइए। आपको शायद मालूम नहीं अरे है। ब्रेकिंग न्यूज दे रही है, लेकिन आज लाइव दे रही है ब्रेकिंग न्यूज अपने प्रमोशन की, सुनिए। आपको शायद पता नहीं है, पार्टी ने मुझे बहुत से उसमें रखा है। मैं इसमें बाल आयोग की भी सदस्य हूँ, और उसके बाद समझता सुन लीजिए, प्रदेश कार्य समिति की सदस्य हूँ, प्रवक्ता पार्टी की रही, मीडिया की प्रभारी रही। पार्टी ने हमेशा मुझे सम्मान दिया का है, इनाम दे दिया, रिटर्न गिफ्ट मिल गया, हमेशा सम्मान दिया है। तरफ से जो पार्टी बात ने रखती हमेशा थी, मान सम्मान बरकरार रखा है और मैं पार्टी से बहुत संतुष्ट हूँ। और पार्टी से ऐसा नहीं कि मुझे कोई नाराजगी है, मैं पार्टी बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए आप अपनी पार्टी की बात चलिए अपनी पार्टी की बात ऐसे- रखिए। जिस तरीके से लगातार शीर्ष नेतृत्व को लेकर के सवाल उठता है जी। ऐसे ही आलोक जी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और खास करके जो ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं लोग, योगी जी के बारे में क्या क्या कहते हैं, तमाम बातें कहते रहे, लेकिन ऐसे ही जो ब्राह्मण समाज है वो नाराज था, दलित समाज नाराज था और मुस्लिम वर्ग तो नाराज था ही। इसके बावजूद ब्राह्मणों का एक बड़ा परसेंटेज था जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया।
क्योंकि एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया गया मीडिया के माध्यम से, माफ करिएगा आपको नहीं कह रहा हूं, ठीक है, बोलिए, तमाम बोलिए। ऐसे मीडिया के चैनल थे जिन्होंने चुनाव को बाइपोलर दिखाया और अखिलेश यादव जी को लाके सामने खड़ा। लेकिन माफ करिएगा, जावेद जी को शायद बुरा लगे, 5 सालों तक अखिलेश यादव जी मायावती जी की तरह सड़क पर दिखाई नहीं दिए। तो एक बड़ा वर्ग था, खास करके अपर कास्ट ऐसा था जो अखिलेश यादव को वोट नहीं करना चाहता था, और यही नतीजा हुआ कि ये जो बाइपोलर वोट चुनाव, चलिए उमाशंकर जी, आप भी माफ करिएगा, राजनीति में जो आपके साथ आया उसकी राजनीति पर ही विराम लग गया, आप भी माफ करिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर जी आपका भी, अनीता जी आपका भी, जावेद जी आपका भी, सुशील जी आपका भी, डीआर साहू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही, सीएम योगी को क्या मिलेगा तोहफा, और 2024 को लेकर के क्या तैयारियां शुरू हो गई, और बीजेपी संसदीय बोर्ड में 4 पद खाली हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के क्या न्यूज सामने आ सकती है, इंतजार करना होगा। नमस्कार।